हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल 2021 का मॉक टेस्ट 3। टेक्स्ट बुक ऐप पे या वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट 3 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो इसको पहले देख लीजिए लगाने के पहले, या तो टेस्ट करने के बाद। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा। 15 से 20 अगर सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था ब्रिटिश टाइम पे, उसने क्या क्लियरली डिफाइन किया था। ठीक है, इसी रिफॉर्म को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों ने मिलकर बनाया था, तो एक दूसरा नाम वो भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे मेन चीज़ जो डिफाइन किया था कि सेंटर और प्रोविंस का पावर, कि सेंटर किस पे बनाएगी और ये अपने प्रोविंस किस पे एक्ट बना सकती है। तो सेंटर और ये प्रोविंस का लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारा चीज़ किया गया था, वो सब का हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसमें सबको कवर किया जाएगा एकदम डीप में। अभी बस याद कर लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंटर और प्रोविंस का सब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन किया गया था कि सेंटर इस पे लॉ बनाएगी और प्रोविंस इस पे लॉ बनाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईडाई एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन किस साल में इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो 1999 में बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी को गवर्न नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उसको गवर्न करने के लिए कुछ एक्ट ले आई, अभी उसकी बात भी चल रही है क्रिप्टो करेंसी एक्ट, तो उसी तरह का इंश्योरेंस मार्केट को गवर्न करने के लिए ईडाई एक्ट आया था 1999 में। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड 2021 को किसको मिला है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार देती है राइटिंग के लिए हर एक साल, तो ये मिला था हिमांशु वाजपेयी को। हिमांशु वाजपेयी, इनको मिला था बुक, किस बुक के लिए मिला था, किस्सा किस्सा लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं, बहुत बड़े कहानीकार हैं, बहुत बड़े दास्तान गोई बोलते हैं। कहानी कहना भी एक बहुत कला है। ठीक है, इनका एक गेस्ट अपीयरेंस भी था सेक्रेट गेम्स के सीजन 2 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार, युवा है अभी बहुत। और साहित्य अकेडमी से रिलेटेड हम लोग दो और मेन पढ़ चुके हैं कि हिंदी में किसको मिला था और इंग्लिश में किसको मिला था। तो हिंदी में अपने बिहार की अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत मेरी कथा के लिए, और इंग्लिश में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर बुक को। पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो गया। उसके अलावा बुक से एक रिलेटेड और सवाल था कि इस बुक के राइटर कौन है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, वन लाइफ एक जीवन पर्याप्त नहीं होता है। इस बुक के राइटर हैं नटवर सिंह। कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के शासनकाल में विदेश मंत्री रह चुके हैं। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। कांग्रेस के लोग अभी बहुत किताब लिख रहे हैं। एक तो शशि थरूर जी हैं, उनकी एक बहुत फेमस किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसी तरह नटवर सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जिसमें खुद से अपनी जीवनी लिखते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। और बुक से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, अनफिनिश्ड। और हाल फिलहाल में हम लोग डिस्कशन किए हैं, एक और बुक है रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए। इसके राइटर कौन कौन थे, तो दो राइटर थे, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा ने मिलकर लिखा है ये किताब। तो किताब से इंपॉर्टेंट हम लोग रिवीजन भी कर लिए। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु न्यू ईयर। तमिलनाडु के भी चीफ मिनिस्टर कौन है, स्टालिन, के स्टालिन, और वहाँ के गवर्नर आर एन रवि। और तमिलनाडु के न्यू ईयर को कहा जाता है वरुसा पिरुप्पा। वरुसा पिरुप्पा नाम है तमिलनाडु का न्यू ईयर का, वरुसा पिरुप्पा। बहुत मिसलिनियस डाटा है, याद कर लीजिएगा। वरुसा पिरुप्पा तमिलनाडु का न्यू ईयर को कहा जाता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन। और तमिलनाडु ने ही अभी हाल फिलहाल घोषणा किया कि महाकवि दिवस मनाया जाएगा। किन के मेमोरी में महाकवि दिवस मनाया जाएगा, वहाँ पर राइटर हैं सुब्रमण्यम भारती के। इसका भी पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ पे महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के नाम पे मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1930 का और 1931 का। 1930 का लाहौर सेशन हुआ था, उसके कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू। उसी टाइम पे रावी नदी के तट पे क्या कहते हैं अपना झंडा फर्स्ट टाइम फहराया गया था, तिरंगा, और वहाँ पर पूर्ण स्वराज बोला गया था। 1931 कराची सेशन के प्रेसिडेंट थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कराची सेशन में? कराची सेशन में डिसाइड किया गया था कि हाँ, महात्मा गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए 1930, 1931 और 1932 में। 1930, 31 और 32। तो 31 में बस एक बार कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया है? महात्मा गांधी ने। और तीनों में प्रेजेंट रहने वाले एक सवाल ये भी आता है कि कौन थे वो जो कि तीनों में प्रेजेंट थे? तो B.R. अम्बेडकर, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक सवाल है फुल फॉर्म से रिलेटेड कि WCCB का फुल फॉर्म क्या है इन्वायरमेंट के सेक्टर में? तो इसका है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या होता है? जैसे किसी जानवर को मार दिया, उसके खाल का हम लोग इधर उधर बेच रहे हैं अवैध तरीके से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। फिर एक प्लेयर से रिलेटेड है कि प्लेयर सेबेस्टियन कोर्दा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बहुत मिसलेनियस डाटा है, क्यों फेमस है हमको आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता चले कि ये न्यूज़ में क्यों थे तो ज़रूर लिंक में शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लेयर सेबेस्टियन कोर्दा जो है ना, टेनिस से रिलेटेड है, अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं। अब टेनिस से रिलेटेड हम लोग एक बार क्या पढ़ चुके हैं कि 2021 में जितने टेनिस के ग्रैंड स्लैम विनर है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ग्रैंड स्लैम कौन कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और उसके बाद सबसे आखिरी में होता है अपना US ओपन। इसके विनर का लिस्ट, मेल में कौन था और फीमेल में कौन था, इसका एक सेपरेट वीडियो, उसको देख लीजिएगा, सारा सवाल कवर हो जाएगा। फिर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड सवाल था कि मोइन उद्दौला गोल्ड कप जो पहले होता था हैदराबाद में, ये कहाँ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड हैदराबाद में मोइन उद्दौला गोल्ड कप होता था। आगे बढ़ते हैं, अशोक से रिलेटेड है, BPSC के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कलिंगा वार। कलिंगा वार में क्या था? कलिंगा अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा को बोला जाता है। तो अशोक ने कलिंगा वार जीता था, तो उसका इंस्क्रिप्शन अशोक के टाइम पे क्या था कि कोई भी चीज़ होता था तो उसको इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पे लिख के सब जगह गाड़ दिया जाता था, जो कि लोग, जो जनरल पब्लिक पढ़ सके कि अभी चल क्या रहा है। तो कलिंगा वार से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन जो है ना, रॉक एडिक्ट 13 उसका नाम था, रॉक एडिक्ट 13वां नंबर का रॉक से ये कलिंगा वार को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, कलिंगा वार। इसी के बाद उन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया था और बौद्धिज्म के तरफ चले गए थे, और उनकी बेटी संघमित्रा श्रीलंका में बौद्धिज्म का प्रचार करने गई थी। अशोक से रिलेटेड है कलिंगा वार इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट 13। फिर आते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अपनी डॉक्टर रितु कर्दल श्रीवास्तव, डॉक्टर रितु कर्दल श्रीवास्तव, ये यूपी की रहने वाली हैं, इसरो की बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया कौन है अभी? डॉक्टर रितु कर्दल श्रीवास्तव। इसी तरह का एक और सवाल है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इसरो के पहले के चेयरमैन जो थे K. Sivan, इनका एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था जब इंडिया का मैन मिशन जो मार्स पे गया था वो फेल होने के बाद रोते हुए। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया अपने किसको कहा जाता है? K. Sivan को। अब वो चेयरमैन नहीं रहा, अभी करंट चेयरमैन अपने कौन है? S. सोमनाथ। तो ये भी सवाल बन सकता है, इसरो के अभी करंट चेयरमैन कौन है? S. सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच आर्टिकल। लिस्ट का बात है, लिस्ट का हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेड्यूल में लिस्ट डिफाइन किया गया है 7th शेड्यूल में। इसमें क्या है? 3 तरह के लिस्ट होते हैं, एक तो यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में अपने स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में अगर झगड़ा होगा तो सेंटर का बात माना जाएगा। तो कुछ केस ऐसा है लेकिन स्टेट लिस्ट में कि पार्लियामेंट मतलब मोदी जी लॉ बना सकते हैं, तो वो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर फुलफ़िल करना है, मान लीजिए कि आज भूटान से एग्रीमेंट हुआ कि वेस्ट बंगाल में हमको एक डैम बनाना है, दोनों देश ने समझौता कर लिया, तो अगर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट में अगर हमको वहाँ पे बनाना है तो इसको किस आर्टिकल के अंदर छूट दिया गया कि आप बना सकते हैं लॉ पार्लियामेंट? तो आर्टिकल 253 में है। ये सब एक्सेप्शनल केस है कि स्टेट लिस्ट में किस किस केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पॉलिटी के स्लाइड में पार्लियामेंट में पूरा कवर किया जाएगा, इसको अभी याद रख लीजिए कि आर्टिकल 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फिर है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, स्वाभिमान स्कीम किससे रिलेटेड है? अभी न्यूज़ में आप नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि ये कांग्रेस का स्कीम था। कांग्रेस का स्कीम स्वाभिमान स्कीम में क्या था
कि सबका खाता खुलना चाहिए, उसी का नाम चेंज करके अब जनधन अकाउंट हो गया है। तो स्वाभिमान स्कीम किससे रिलेटेड हो गई? बैंकिंग से रिलेटेड। स्वाभिमान स्कीम बैंकिंग, अब जनधन अकाउंट उसका नाम हो गया मोदी जी आने के बाद, उसमें सबका खाता खुलना है। तक्षशिला, तक्षशिला सिचुएटेड बिटवीन रिवर, तक्षशिला बहुत फेमस है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये एक समय मौर्य डायनेस्टी के टाइम के यूनिवर्सिटी हैं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो तक्षशिला जो है ना, किन दो रिवर के बीच में बसा हुआ है? तो तक्षशिला बसा हुआ है इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में। ठीक है, इंडस रिवर मेन रिवर है, उसमें 5 रिवर जो है ना जाके मिलती है। वो पांचों कौन है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला सिचुएटेड है। तक्षशिला शहर इंडस और झेलम के बीच सिचुएटेड है। उसी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से। वो किस रिवर पे बन रहा है? तो वो चेनाब पे बन रहा है, चेनाब रिवर पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक बार बहुत झगड़ा हुआ था। तो इसमें था क्या कि डैम बना के हम लोग आपका पानी रोक देंगे, तो इसीलिए रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए। वो चेनाब रिवर पे बन रहा है। और तक्षशिला किसके बीच है? इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच। उसके बाद आते हैं ओमिश्योर। ओमिश्योर क्या चीज़ है? ओमिश्योर ओमिक्रॉन वायरस से है, कोरोना का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। ओमिश्योर में क्या होगा कि ये बनाया गया ओमिक्रॉन डिटेक्शन किट। इससे पता चलेगा कि हाँ आपको ओमिक्रॉन है कि नहीं है। अभी इसको मान्यता दिया गया और ये टाटा मेडिकल्स ने बनाया ओमिश्योर। ये ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करेगी बेसिकली। फिर अगला सवाल आते हैं, एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया जाता है, वो किस कंट्री का है? तो एलेक्जेंडर डेल रिम्पल बहुत बड़े जियोग्राफर थे। जियोग्राफर करने का मतलब है कि एक टाइम पे लोग को पता नहीं था कि कितने देश हैं, जाने का क्या रास्ता है। तो ये उनका वो करते थे, मतलब एक जहाज से जाके दूसरा जगह का मैपिंग करना। तो एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर आते हैं नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे इंडेक्स निकालती है। अभी मोदी जी के आने के बाद नीति आयोग बना है। पहले क्या था? अपना योजना आयोग था, उसी को अब हटा के नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन। और नीति आयोग के CEO भी बहुत फेमस होते हैं, वो है अभी अमिताभ कांत। तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स निकलता है हर एक साल। तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स में क्या होता है? रैंकिंग दिया जाता है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें लार्ज स्टेट में मतलब बड़े स्टेट में सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है केरल को मिला है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे अच्छा। और सबसे खराब मिला है यूपी को लार्ज स्टेट में। और स्मॉलर स्टेट, छोटे स्टेट में मिला है ये अवार्ड, किसको मिला है? स्मॉलर स्टेट में मिला है मिजोरम को। और यूनियन टेरिटरी में मिला है चंडीगढ़ को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था, क्योंकि यूपी बहुत नीचे थी, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग थी। ठीक है, और यूपी में भी इलेक्शन है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में लार्ज स्टेट में कौन हो गई? केरल। और स्मॉलर स्टेट में नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़। ठीक है, फिर मुगल शासन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि औरंगजेब के मरने के समय मराठा के लीडर कौन थे? मराठा के उस समय के लीडर कौन थे? तो वो थी ताराबाई। ठीक है, औरंगजेब का देहांत 1700 के आसपास हुआ था, उस समय मराठा को लीड कौन कर रही थी? ताराबाई लीड कर रही थी। यही इतना ही सवाल है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।